ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है विक्रम खन्ना की, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। विक्रम कोई ढोंगी बाबा नहीं थे, बल्कि वो विज्ञान और आध्यात्म के संगम पर खड़े एक खोजी थे। उन्होंने सैकड़ों घरों से नकारात्मक ऊर्जा निकाली थी, लेकिन नियति का खेल देखिए। दूसरों के घरों के अंधेरे मिटाने वाला शख्स खुद एक ऐसे अंधेरे में खो गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिसंबर की एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। विक्रम अपने दिल्ली वाले ऑफिस में बैठे पुराने केस फाइल्स देख रहे थे। तभी उनका फोन बजा। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी, मिस्टर साठे की। विक्रम जी, मेरी बेटी मिस्टी वो अब नहीं रही। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे पुश्तैनी घर में कुछ है। वो दीवार से बातें करती है और उसकी आवाज़ मेरी बेटी जैसी नहीं लगती। विक्रम ने लंबी सांस ली। उन्हें ऐसे कॉल्स की आदत थी, लेकिन साठे की आवाज़ में एक ऐसी दहशत थी जिसने विक्रम के अनुभव को भी झकझोर दिया। उन्होंने अपना पैरानॉर्मल किट, जिसमें ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा और कुछ प्राचीन सुरक्षा चक्र के सामान थे, उन्होंने उठाया और पुणे के पास मौजूद साठे विला के लिए निकल पड़े। साठे विला शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी पर स्थित था। घर के चारों ओर सूखे पेड़ों की कतारें ऐसी लग रही थी जैसे कंकाल खड़े हों। जैसे ही विक्रम ने घर में कदम रखा, उनके पास मौजूद ईएफएम मीटर की सुइयां पागलों की तरह नाचने लगीं। हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़े हुए मांस की गंध थी। विक्रम ने देखा कि मिस्टी एक कोने में बैठी थी। वो 12 साल की बच्ची थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपनी उंगलियों से फर्श को खुरच रही थी। उसके नाखून उखड़ चुके थे और फर्श पर खून से एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। मिस्टी, विक्रम ने धीरे से पुकारा। लड़की ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, सफेद हिस्सा गायब हो चुका था। उसने एक ऐसी मर्दाना और गूंजती आवाज में कहा, विक्रम, बहुत देर कर दी तुमने। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये आत्मा उसे जानती थी। विक्रम ने तुरंत अपना काम शुरू किया। उन्होंने कमरे के चारों तरफ नमक की रेखा खींची और अपने सेंसर्स लगाए। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, घर का तापमान अचानक से -10 डिग्री तक गिर गया। कैमरों की स्क्रीन पर एक विशाल काली परछाई दिखाई दी, जो मिस्टी के पीछे खड़ी उसे अपने लंबे नुकीले हाथों से जकड़े हुए थी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तुम जो कोई भी हो, इस मासूम को छोड़ दो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। वो परछाई ठहाका मारकर हंसी। विक्रम, तुमने पिछले 20 सालों में कितने ही रूहों को कैद किया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें भूल गए? मैं उन सब का लीडर हूं। मैं वो मल्हार हूं जिसे तुमने 10 साल पहले बनारस के उस पुराने कुएं में दबाया था। विक्रम के पैर कांपने लगे। मल्हार, वो उनका सबसे खतरनाक केस था। उन्होंने उसे हराया नहीं था, बस कैद किया था। अब वो और भी शक्तिशाली होकर लौटा था। रात के 3 बज रहे थे, यानी डेविल्स आवर। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने एक विशेष सुरक्षा यंत्र निकाला और उसे मिस्टी के माथे पर रखा। मिस्टी हवा में उछलने लगी और उसके गले से ऐसे चीखें निकली जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। अचानक साठे विला की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि उनके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। मल्हार की रूह ने उन्हें दीवार से दे मारा। विक्रम का सर फटा और खून बहने लगा। तुम्हारी तकनीक और तुम्हारे यंत्र मेरे सामने कुछ नहीं है विक्रम, रूह ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने हमेशा अपनी तकनीक और ज्ञान का घमंड किया था, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसी ताकत से था जो बदला लेने के लिए सदियों से प्यासी थी। विक्रम ने देखा कि मिस्टी का शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर ये रूह और देर तक उसके अंदर रही तो बच्ची की जान चली जाएगी। विक्रम ने खतरनाक फैसला किया, रूहानी विस्थापन, यानी स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने मिस्टी का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो,
अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे शरीर में आओ, मुझे ले जाओ, पर इसे छोड़ दो। मल्हार की रूह हंसी। यही तो मैं चाहता था विक्रम, एक एक्सपर्ट का शरीर, ताकि मैं दुनिया में तबाही मचा सकूं। एक तेज रोशनी हुई और एक बर्फीला झोंका विक्रम के मुंह और नाक के जरिए उनके शरीर में समा गया। मिस्टी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो अब आजाद थी। मिस्टर साठे एक कमरे में भागे हुए आए। उन्होंने देखा कि मिस्टी गहरी नींद में सो रही है और उसका चेहरा शांत है। उन्होंने विक्रम को देखा जो कमरे के बीचों बीच खड़े थे। विक्रम जी, आपने कर दिखाया, मेरी बेटी ठीक हो गई, साठे ने खुशी के आंसू रोते हुए कहा। विक्रम धीरे से पलटे। उनकी पीठ झुकी हुई थी और उनके चलने का तरीका बदल चुका था। उन्होंने साठे की तरफ देखा और एक ठंडी डरावनी मुस्कान दी। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। विक्रम खन्ना अब नहीं रहा साठे, उन्होंने अपनी धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि साठे कुछ समझ पाते, विक्रम खिड़की से कूदकर अंधेरे जंगलों में गायब हो गया। अगले दिन पुलिस को साठे विला के पास विक्रम खन्ना की कार मिली, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं चला। उनके ऑफिस में रखे पैरानॉर्मल यंत्र अपने आप चलने लगे और उन पर एक ही संदेश फ्लैश होने लगा। शिकारी अब शिकार बन चुका है। कहा जाता है कि आज भी उन जंगलों में रात के समय एक साया हाथ में ईएमएफ मीटर लिए घूमता है। जब मीटर की लाइट जलती है तो उस साये के चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान उभर आती है। पैरानॉर्मल की दुनिया का वो दिग्गज जो दूसरों को बचाता था, अब खुद एक ऐसी रूह बन चुका है जिसे कभी कोई कैद नहीं कर पाएगा। विक्रम के गायब होने के 6 महीने बाद पैरानॉर्मल की दुनिया में खलबली मची हुई थी। लोग कह रहे थे कि विक्रम पागल हो गया है, लेकिन कुछ जानते थे कि वो अब जीवित नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी ली आर्यन ने, जो विक्रम का सबसे होनहार छात्र और उसका मुंह बोला बेटा था। आर्यन उसी जंगल में पहुंचा जहां विक्रम आखिरी बार देखा गया था। उसके पास विक्रम का ही बनाया हुआ एक खास यंत्र था, सोल ट्रैकर। जैसे ही आर्यन ने जंगल के बीचों बीच कदम रखा, उसे ठंड का एहसास हुआ। वैसे ही ठंड जिसका वर्णन विक्रम ने अपनी डायरी में साठे विला के लिए किया था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। वो विक्रम था, लेकिन उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में वो काली परछाई अब भी मौजूद थी। रुक जाओ आर्यन, विक्रम की आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज दोहरी थी, एक विक्रम की और एक उस शैतानी रूह मल्हार की। यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिल्लाकर कहा, सर, मुझे पता है आप अंदर हैं। मल्हार आपको पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। आर्यन ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया और चारों तरफ पवित्र धुएं का घेरा बना दिया। विक्रम का शरीर तड़पने लगा। मल्हार की रूह उसे नियंत्रित कर रही थी। उसने आर्यन पर हमला किया और उसे उठाकर एक पेड़ से दे मारा। तुम्हारे गुरु ने मुझे खुद आमंत्रित किया था। मल्हार की रूह हंसी। अब ये शरीर मेरा है। आर्यन लहूलुहान था, लेकिन उसे याद आया कि विक्रम ने एक बार कहा था, जब तकनीक हार जाए तब भावना ही सबसे बड़ा हथियार होती है। आर्यन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये विक्रम की अपनी दिवंगत पत्नी और बेटी के साथ की तस्वीर थी। उसने उस तस्वीर को विक्रम की आंखों के सामने रख दिया। सर देखिए, क्या आप भूल गए कि आपने ये सब क्यों शुरू किया था? आपने शपथ ली थी कि आप किसी भी मासूम को अंधेरे में नहीं खोने देंगे। क्या आज आप खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनेंगे? विक्रम के चेहरे पर झुर्रियां उभरी। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए सफेद चमक लौटी। उसके हाथ कांपने लगे। मल्हार की रूह चिल्लाई, नहीं, ये कमजोर है। विक्रम ने अपने ही हाथों से अपने गले को जकड़ लिया। वो खुद से लड़ रहा था। उसने फटी हुई आवाज में कहा, आर्यन, अभी वो यंत्र चलाओ। प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो विक्रम का एक अधूरा आविष्कार था। ये एक ऐसा ऊर्जा स्रोत था जो किसी भी रूह को उसके स्रोत के साथ ही नष्ट कर सकता था, लेकिन इसके लिए एक जीवित शरीर का बलिदान चाहिए था। आर्यन जानता था कि अगर उसने
ये बटन दबाया तो मल्हार के साथ साथ विक्रम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सर मैं ये नहीं कर सकता। आर्यन रोने लगा। करना होगा बेटा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों से एक आंसू टपका। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की आखिरी मदद, खुद को मिटाकर दुनिया को बचाना है। आर्यन ने कांपते हाथों से बटन दबा दिया। एक सफेद अंधा कर देने वाली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एक भयानक चीख गूंजी। मल्हार की रूह उस रोशनी में जलकर राख हो गई थी। विक्रम का शरीर हवा में धीरे धीरे विलीन होने लगा। जब रोशनी शांत हुई तो वहां कुछ नहीं था, न विक्रम न मल्हार। बस जमीन पर विक्रम का वो पुराना ईएमएफ मीटर पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाया। मीटर की सुई अब 0 पर स्थिर थी। कोई नकारात्मकता नहीं, कोई रूह नहीं। विक्रम खन्ना ने अपनी जान देकर उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो एक शिकार जरूर बना, लेकिन अंत में उसने अपनी हार को भी मानवता की जीत में बदल दिया। आर्यन ने उस जंगल के बाहर कदम रखा। अब उसके कंधों पर विक्रम का बैग था। दुनिया को अब भी अंधेरे से बचाने के लिए एक नए एक्सपर्ट की जरूरत थी। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन विरासत जारी थी। दोस्तों, ये बेहतरीन हॉरर कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपको मिलती रहें।